कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं कहती है, हमें उन जड़ों तक लेकर के जाती हैं जिससे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसी ही फिल्म आ रही है, बीबी रजनी। बीबी रजनी की कहानी कितनी खास है, ये इतिहास का वो पन्ना है, या फिर मैं कहूँगी वो पूरा अध्याय है जिसे जाने बिना आप बहुत सारी चीज़ें हैं सिख धर्म से जुड़ी हुई या आस्था से जुड़ी हुई, विश्वास से जुड़ी हुई, उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ी हुई और अपने विश्वास से जुड़ी हुई जिसे आप जान नहीं सकते हैं। और एक शानदार फिल्म आप देखने जा रहे हैं, उसके एक बहुत ही शानदार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। आइए मिलते हैं उनसे। तो हमारे साथ हैं ग्रेट योगराज सिंह जी। योगराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। योगराज सिंह सुपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी दी फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। हमारे साथ हैं जसपा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। धन्यवाद जी, थैंक यू। जनरैल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस बातचीत के लिए। सबसे पहले जानना चाहते हैं योगराज जी, आपसे शुरू करती हूँ। वो कहानियाँ जो इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा रही हैं, उन्हें जब हम रीटोल्ड वाले फॉर्म में लाते हैं, हमें वो कहानी कहनी है, तब हमारे साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी सारी होती हैं, क्योंकि आपको बहुत ईमानदारी के साथ, साफ गोई के साथ वो कहानी कहनी है जो उसके साथ जस्टिस कर सके। एंड यू आर प्लेइंग वन ऑफ द लीड रोल इन द फिल्म। तो कैसी रही ये जर्नी, बीबी रजनी की कहानी, आपका किरदार, इसके बारे में बताइए। चलो अभी मातृभाषा में बात करते हैं। पंजाबी में हम बात करते आ रहे थे, मेरा दिल करता आपके साथ हिंदी में बात करी जाए। मैं एक बात समझता हूं कि खुदा ने यूनिवर्स बनाया, बहुत बड़ा कमाल किया है। आदमी ने सिनेमा बनाया। एक स्क्वायर में बीते हुए पल, आज के पल, होने वाले पल, सब उस स्क्वायर में डाल दिए और दुनिया ने देखे। जैसे आपने भी कहा, हिस्टोरिकल फिल्म। तो मेरे जहन में एक ही पिक्चर आती है। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी हाथ में डंडा रखते थे कि पिक्चरों की बात नहीं करनी। तो मैं एक पिक्चर देखने गया चोरी चोरी, केसी सिनेमा में 17 सेक्टर। वहां पिक्चर लगी थी मुगले आजम। तो दिलीप साहब, पृथ्वीराज कपूर जी, ये सबका मैं भी थोड़ा बहुत फैन था। मेरे मदर तो खैर म्यूजिक में बड़े अच्छे थे, गाते बड़े अच्छे थे और पिक्चरों का बड़ा शौक रखते थे। तो मैं घर में आके यूं ही आया तो अननोइंगली के डैड घर में, मॉम घर में, तो मैंने कहा खुदा सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो मैं ऐसा कुछ बोला तो मेरे डैड ने बोला, क्या बकवास करते हो तुम ये। मैं कहा जी नहीं, मैं पिक्चर, अच्छा पिक्चर की गल नहीं करनी, पिक्चर की बात नहीं करनी। तो मेरे मदर ने बोला, ये क्या सारा दिन लगा हुआ है शेखू, और ये इतना असर था उस पिक्चर का मेरे पे। हालांकि मैं क्रिकेट ही खेलता था, एथलेटिक्स ही करता था, हमें पिक्चर देखना बिल्कुल अलाउड नहीं था। पर उस पिक्चर को मैंने चोरी चोरी करते 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 VCR तक 1000 एक बार देखा और सब डायलॉग, सब सीक्वेंस में आपको सारी पिक्चर सुना सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ जब लेटर स्टेज में सिनेमा में आया, जब मैंने एक्टिंग गलती से एक्सीडेंटली शुरू करी, क्योंकि ज़िंदगी में सब एक्सीडेंट ही होते हैं, खुदा चाहता है तो वही होता है। तो मैंने एक्टर कभी अपने को माना नहीं, ये कोई एक्टर कलाकार ही है क्या, बट स्टिल लोगों ने बहुत पसंद किया। एक जहन में कहीं बात थी, शायद वो भूल भी गया था। लेकिन उसके बाद हमारे अमर हुंदल जी बहुत नाचीज़ डायरेक्टर हैं, हमारे बलजीत देव साहब हैं, हमारे सुखपा जी हैं, कैमरा बहुत खूबसूरत टीम है, तराशगीर लोग हैं। तो ये जब कहानी उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं सुन रहा था तो मुझे यूं सुनते 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 मैं जरा यूं हो रहा था, ये अकबर है, वो मुगल आजम वाला, ये फील चल रहा था मेरे में कि ये योगराज सिंह, ये एक और ड्रीम पूरा होने जा रहा है। सडनली एक सीक्वेंस आया बीच में जहाँ पे खुदा को बहुत बुरा भला बोलता है। कोई खुदा ने, वो देखा होगा ट्रेलर, बहुत कुछ है वो शॉट। हाँ। तो मैंने कहा मैं अपनी इस जुबान से, अपनी इस खुदा को ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज आई एम टू अटैच्ड विद द गॉड ऑलमाइटी। मेरा गुरुओं के साथ, पीरों के साथ, उस खुदा के साथ इंतहा प्यार है। मतलब मेरा वही परिवार है, सब कुछ शुरू से ही ऐसा है। तो मैं ये शायद उस सीन कटवा दूंगा
लेकिन वो कहानी चलते चलते मुझे ऐसा लगा शायद वो सीक्वेंस बीच में नहीं कटेगा, तो सडनली मुझे अमर हुंदल जी ने बोला कि भाजी शूटिंग करें। मैंने कहा चलो करो, तो बोल तो दिया। अब मेरी एक आदत है कि मैं जब भी घर जाता हूँ तो शुरू से जब मैं 5-6 साल का था तो मैं बैठ के प्रार्थना करी। मैंने कहा बाबा जी है खुदा, ये मेरे से नहीं होगा, मैं कर नहीं सकता। मैं ऑलवेज स्टार्ट्स क्राइंग, कुछ ऐसा है पता नहीं क्यों। जब भी खुदा की बात चलती है, शहीदों की बात चलती है, गुरुओं की बात चलती है, कुछ होता है अंदर। तो मुझे हमेशा ही वैसे आवाज़ आती है जिसको पंजाबी में फुरना बोलते हैं, कुछ खुदा ऐसा डालता है आपको सोच कि नहीं तुम करो, आर्टिस्ट हो। अभी मैं वो बात कर रहा था तो एक फ़ोन आया, जब मैं बाहर आया तो कहे जी वो परमजीत सिंह हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो कहते जी औरंगजेब का रोल कर रहा है आपको। मैंने कहा भैया ये क्या हो रहा है। वो एक ऐसा कैरेक्टर जो हमारे सारे देश के खिलाफ चला है और कौम के खिलाफ चला। बट एनीवे एज एन आर्टिस्ट मैं उसमें फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ में कभी भी जाता था प्रिपेयर करके जाता था। एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड कि ये मुझे कैरेक्टर करना है, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, ये डायलॉग्स हैं, रीराइट करके जब तक वो फिल्म कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक उस कैरेक्टर से निकलता नहीं था। मेरी आदत है, एक बार उस कैरेक्टर में चला गया तो मैं उसको, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। घर में भी ऐसा था, कैसी हो का कॉमेडी वॉमेडी सब करते। बट दिस वॉज वन थिंग, कुछ समझ नहीं आ रही थी। हाँ वो पृथ्वीराज कपूर अकबर दिमाग में ज़रूर था। तो ये सोचते सोचते सुबह हो गई। दैट इज़ 2-3 रातों से मैं सोया नहीं था क्योंकि पहले दिन मेरी शूट था। तो मैं गया वहाँ पे तो बलजीत पाजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, 2 घंटे लेट हुआ। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ में कभी लेट नहीं गया। तो मैं गया तो उन्होंने ऐसे करके मुझे पकड़ा और साथ में ले गए, दीवार पे साथ लगा लिया कि तो योगराज सिंह तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है ये, तुमको जल्दी आना चाहिए। मैंने कहा सर आई एम सॉरी, मैं कभी लेट हुआ नहीं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो इतना कॉन्फिडेंस, जो मोटिवेशन होती है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि बलजीत देओ साहब, अमर हुंदल साहब, ये सब जो हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे ब्रिलियंट मेकर्स हैं जो आपको बड़ा पुश करते हैं। जी जी जी, एब्सोल्युटली। तो उन्होंने कहा तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम बस पहनो और ये शॉट लगाया, ये डायलॉग बोलो। तो वो मैं वहाँ से चला और मैंने वो डायलॉग बोला और जैसे भी था वही वॉक वही करके, तो सडनली बलजीत पाजी आए और मुझे आके बहुत ज़ोर से उन्होंने हक किया और बोला कि मेरा बब्बर शेर, क्या बात है, एक शॉट और करेंगे, थोड़ा लो करेंगे वॉल्यूम। सो आई थिंक वो अंडर प्ले में थोड़ा सा करना पड़ा। दिस इज हाउ द होल एपिसोड स्टार्टेड ऑफ दिस फिल्म के। हाँ, ग्रेट ग्रेट। जसपाल जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, हिस्टोरिकल फिल्में जब आप करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जो कहानियाँ सुनी हुई होती हैं, लोगों ने देखी भी हैं, दारा सिंह जी, धर्मबाजी, दे हैव ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड सेट कर चुके हैं, लोगों के इमोशंस भी जुड़े हुए हैं इस पूरी की पूरी स्टोरी के साथ। ऐसे में उसको लेकर के आना कितनी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक्चुअली ये जो हमारी जनरेशन है ये तो बचपन से ही इसके साथ अटैच है, क्योंकि ये कल्चर था हमारे गांव में कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो रात को हमें कहानी सुनाते थे और ये कहानी के रूप में ये किस्सा बीबी रजनी का हमें सुनाते थे। तो मैनू लगदा सर जिन्नी मेरी हिंदी नहीं फर्स्ट ना ना ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਤੇ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਟਰਾਈ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ। ਬਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਬੈਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੀ ਸੈੱਟ ਵੈਟ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ 20 25 ਘੋੜੇ, ਰੱਥ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ, ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਫੀ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਹ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ, ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ
ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇਣੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਬਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਟਅਪ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਅਪ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਦਾ ਯੋਗ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਮਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜਰਨੀ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਰਨੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਰਨੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਦੀ जर्नी है। चलिए, तो ये बेहद खूबसूरत सी फिल्म आने वाली है। जनरैल सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट को सामने लाने में जिनका बहुत बड़ा रोल है। जनरैल सिंह जी, पंजाबी फिल्म की अगर हम बात करें, पंजाबी डायस्पोरा जो है दुनिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी प्रेजेंस बना चुका है। फिल्में अब हमारे लिए सिर्फ फिल्में नहीं है, ये एक सॉफ्ट पावर भी है। हमारा कल्चर, हमारी ओपिनियंस, हमारे देश की एकता, हमारा इतिहास, सब कुछ आप सिनेमा के जरिए जितना स्ट्रांगली और जितना तेजी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और जरिया है उसके जरिए, और ऑथेंटिकेटेड भी। तो ऐसे में ऐसी कहानियां सामने लाना और आगे लेकर के जाना, ये कितना ज़रूरी भी हो जाता है और कितना जिम्मेदारी का काम भी हो जाता है, क्योंकि इसके साथ इतिहास भी है और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही तमाम चीज़ों की। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਥਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਸਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ जो दुल्ला असी सुन रहे हैं वो दुल्ला अलग है, उत्थे दुल्ला पट्टी वाला लोहड़ी ते हाँ, लोहड़ी का कैरेक्टर है। अगर लोहड़ी का सुना हुआ सुंदर मुंदरी होए वाला, तो उसमें जो दुल्ला पट्टी वाला है उनकी बात कर रहे हैं जनरल सिंह जी। बट साडे इधर जूना होया, जूना मोड़, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੂਣਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੂਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੌਰ, ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਤੋਂ 15 ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਨੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ। ਬੱਚਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਟਕਾ ਟਾਈਟ ਹੈ, 10 ਵਾਰ ਪਟਕਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਚਾਚੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਕਦੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, वो दौर खत्म हो गया। ਅਸੀਂ ज़माने के नाल चलना चाहते नहीं, और दौर खत्म हो गया और उसका खामियाजा भी हम भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं है, अपनी रूट से दूर जाने का, बच्चों को अपब्रिंगिंग ना मिलने का खामियाजा भी हम कितना भुगत रहे हैं। अगर आप देखिए ना, हर तरीके से
ਜੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਰੌਨੈਸ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ ਸਾਰੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਰੌਨੈਸ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਡੇ, ਉਹ ਬਲਦ, ਉਹ ਹਲਟਾਂ, ਉਹ 47 ਦੀ ਵੰਡ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੌਰ, ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ, ਉਸੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਣਕਾ ਆ ਰਜਨੀ ਫਿਲਮ। ਹੁਣ ਰਜਨੀ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨਿਕਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਬਗਲੇ ਹੰਸ ਕਾਂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਬਗਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ कि कल ਨੂੰ कोई बंदा पॉइंट आउट ना कर सके। किन्ने रिसर्च, किन्ने हिस्टोरियन दिखाई भी गई। इसलिए पहले जो है आपको बता दें कि क्योंकि जब आप इतिहास की एक कहानी को देखते हैं, हमने देखा, जैसे अभी आपने देखा होगा हिंदी में आदि पुरुष फिल्म के साथ ये हुआ, क्योंकि ये कहानियां हमारे इतिहास का वो हिस्सा है जिनके साथ आज भी आप किसी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी तथ्य उसमें गलत दिखाया जाए ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है इस फिल्म को बाकायदा पहले दिखाया गया उन कंसर्न्ड धार्मिक कमेटियों को, उसके बाद अप्रूवल के बाद उस कहानी को आगे ले जाया गया, जो ये बताती है कि जिम्मेदारी के साथ सारा काम, ये डबल रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है। ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ। ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਭਜਣੀ ਬੇਰੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਦੁੱਖ ਭਜਣੀ ਬੇਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ। VFX ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਣਗੇ कि यार इस लेवल पे वर्क हो रहा है, जिदा कल की फिल्म वाइज भी बहुत, which is a big challenge actually। चैलेंज इसलिए भी क्योंकि आप आज की जनरेशन को वो कहानी सुना रहे हैं और ऐसे में उनकी रिलेटेबिलिटी रहे, जुड़ाव रहे, वो देख करके अच्छा महसूस करे, कहानी से जुड़े, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। कोविड ने ना, ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਕਟਰ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਗਲੈਡੀਏਟਰ, ਟਰੋਏ, ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਊਟ ਬਸ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਲਮ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। एक बड़ी अच्छी चीज़ मेरे को पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की लगती है, योगराज जी आपसे भी मैं इसी पे बात करना चाहूँगी। अभी सिनेमा हालांकि ठीक है, भारत पे अपने अपने तरीके से ग्रो कर रहा है, वो जो एक सुथरापन है कंटेंट में, वो अभी भी अगर किसी ने 100% मेंटेन किया हुआ है तो वो पंजाबी सिनेमा में। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर में अगर हमें पूरी फैमिली को एंटरटेन होना है और रैंडमली हमने सोचना है कि क्या देखें, तो हम कोई भी पंजाबी फिल्म लगा देते हैं, बिकॉज उसमें मुझे ये दोबारा ये नहीं सोचना कि अचानक कुछ ऐसा आ जाएगा जिससे हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। यू नो, हंड्रेड्स ऑफ फिल्म आर देयर, तो हिंदी या उसमें आपको बहुत चॉइस बनानी पड़ती है, लेकिन पंजाबी में आप रैंडमली कोई भी पंजाबी फिल्म लगा दो, एंटरटेनमेंट तो आपको मिलेगा ही, आपको पता है कि सुथरापन मिलेगा, दैट क्लीनलीनेस विच इज नॉट देयर इन मोस्ट ऑफ द सिनेमा, जो मुझे लगता है पंजाबी सिनेमा की अचीवमेंट है जो उसने सालों से संभाल ली है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप इसका नाम गलत बोलते हैं सब। पंजाबी लैंग्वेज, ये पंजाबी लैंग्वेज नहीं है, इसको बोलते हैं गुरमुखी। गुरुओं के मुख से निकले हुए शब्द, सबसे पहले शब्द जो गुरु नानक देव जी, मैं उनको अपना बड़ वडेरा जिनको कहने हैं वो मानता हूँ। 10 गुरु मेरे एंसेस्टर्स हैं, मेरे अपने नहीं हैं। उन्होंने एक ओंकार, उस
गॉड की व्याख्या करी, खुदा की। ये अगर तमिल में बोली जाती तो तमिल कहा, कहीं भी बोली जाती, गुजरात में बोली जाती, दिस लैंग्वेज को एक तो रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। ये गुरमुखी है। एंड जब आप गुरमुखी की बात करते हो तो एज यू सेड बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोगों को इस लैंग्वेज में जो गुरुओं ने बोला है क्या दिखाने जा रहे हैं। बेशक वो सिंगिंग है, बेशक वो फिल्म्स हैं, कोई भी है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए कि इस लैंग्वेज को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज गुरुमुखी में लिखा गया है, जो कि एक वो खुदा की, वो वाहिगुरु की एक वो जो पूरा जहन है कि इंसान को जिंदगी में क्या करना चाहिए। सो आई थिंक इस चीज़ को लेकर मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे चांसेस मिले कि तुम बॉम्बे चले जाओ, इधर चले जाओ, मैं पंजाबी के साथ हमेशा जुड़ा रहा। आप यकीन करना ज़िंदगी में। सो आई फील कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में, मैं अपनी ज़ाती बात करता हूँ, बाकी भी सब लोग जो है, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक नमस्कार है कि इसको कोई देखे। ये मैंने पगड़ी बांधी हुई है हमने, अगर हम कहीं खड़े हैं, कहीं भी दुनिया में खड़े हैं, तो लोग अपने आप को सिक्योर्ड फील करते हैं, बहू बेटी अपने को सिक्योर्ड फील करती हैं। इसी तरह जो सिनेमा है पंजाबी का, जैसे आपने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस बात पे कि आप ये बात को समझते हो कि जो भी हम दिखा रहे हैं वो अल्टीमेटली परिवार के लिए है। आफ्टर ऑल, जब गुरु साहब ने ये नहीं कहा कि जंगलों में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, परिवार में रहो, परिवार में रह के आप नाम जपो, अच्छे काम करो, कर्म करो। सो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे है। मैं जब भी कोई डायलॉग बोलता हूँ या करता हूँ, बेशक वो वीर रस आप समझते हो, वो यू नो हाउ इट इज, जो गुरु साहब करते थे, वो पाठ पूजा करते थे, आज बहुत सारे ऐसे ब्रेवरी की बात करते हैं, तो वो चीज भी एक लिमिटेड पोर्शंस में होनी चाहिए। मैं अगर आपको छोटी सी गाथा सुनाता हूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। एक छोटी सी बात है, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो इन दोनों मेरे बेटे ने और मेरे भाई ने, जो छोटे ने बोला है, ये कितनी बड़ी बात है। आपने हरि सिंह नलुआ का नाम सुना होगा, अब इस बात को ध्यान से सुनना। और वो बहुत बड़े जर्नैल रहे हैं, उन्होंने अफगानिस्तान जो भी वहां से आते थे, हिंदुस्तान को लूटते थे, बंद कर दिया था, जिमरौद का किला बना दिया था। तो वो जब वहां पे थे तो एक मुस्लिम लेडी जिसका नाम था बानो, तो वो अपने शौहर से बात करती है कि मुझे हरि सिंह नलुआ से मिलना है। तो उसने एक स्टेटमेंट दी कि पराई कौम के सरदार हैं, जर्नैल हैं, ये बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते। कहते नहीं, मैंने तो सुना है कि ये बहू बेटियों को छुड़ा के लाते रहे हैं बहुत सालों से और उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बड़ी माँ है, बराबर की बहन, हर छोटी बेटी है। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ कि सिख कैसे हैं। तो वो इनका नाम सुन सुन के आपको याद होगा कि आज, पहले भी और आज भी, जब आप अफगानिस्तान में जाएंगे तो एक लाइन चलती थी, अगर बच्चा रोता था तो माँ कहती थी सो जा, नहीं तो हरि सिंह नलुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आज भी वहां पे प्रचलित है, चलती है। तो वो जो बानो है वो हरि सिंह नलुआ को मिलने जाती है, वहां पे उसका बड़ा आदर सम्मान होता है। वो जब हरि सिंह नलुआ को देखती है तो दंग रह जाती है, ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे। और वो जो वॉरियर्स थे, जनरल्स थे, वो ग्रेटेस्ट, मतलब उनका जो रूप रंग था वो डिफरेंट था सारे सरजमी से, सारे ब्रह्मांड से, खुदा के खास बंदे थे। तो जब उसको देखा तो कहने लगी, तो उन्होंने नमस्कार करी, फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो उसने बोला, मैं कुछ चंद सवाल आपसे करने हैं। पहला सवाल ये है कि आपने हमारी धरती पे कब्जा क्यों किया है? मैंने तो सुना है सिख ऐसा करते नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके लोग हिंदुस्तान को लूट के लेके जाते हैं, हमारी बहू बेटियों को लेकर उठा के लेके जाते हैं, हमारे खजाने को उठा के लेके जाते हैं, हम उनकी रक्षा करते हैं, हम सिख हैं। और आदमी कैसा भी हो, अपने घर वालों को, बुजुर्गों को, बहू बेटी की इज्जत संभालने वाला होना चाहिए। आप इस बात को मानती है? वो बोलती हाँ मानती है। बहुत सारे सवाल हुए। तो बानो कहती, मैंने एक बात सुनी है। अब देखिए एक्सटेंशन से कहां बात जा रही है कि ये गुरु नानक का घर है। वो कहता है, बोलिए। और मैंने ये भी सुना है कि गुरु नानक के घर से जो मांगो मिलता है। तो उन्होंने कहा मिलता है, मांगिए, क्या मांगना है? कहते देख लो, फिर कहीं मुकर मत जाना। कहते नहीं, आपने मेरे गुरु का नाम लिया है, मेरे गुरु को बीच में लेके आए हो, आप जो मांगो आपको मिलेगा। तो उसने कहा, बानो ने, कि ए हरि सिंह नलुआ, मुझे तेरे जैसा बेटा चाहिए। उस आधे पौने घंटे में उसको ऐसा लगा कि ये ऐसा मेरा पति होना चाहिए, इसका मैं बेटा मुझे चाहिए। तो हरि सिंह नलुआ ने कहा, बेटा कैसा भी हो,
काला हो, पीला हो, कुछ भी हो, धर्मी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बहू बेटियों की इज्जत करने वाला होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए। तो उसने कहा नहीं, तो मेरे से निकाह करो, मैं अपनी कोख से तुम्हारे बेटे को पैदा करना चाहती हूँ। तो हरि सिंह नलवा जी ने अपने खालसा को बुलाया, 4-5 के, जाओ आप जाके एक बहुत सारी, एक तो होती है ना लोई होती है, एक चादर होती है, तो वो बड़ी सारी चादर लेके आए। तो उस इंसान ने उस चादर को पकड़ा, लोई को पकड़ा, बानों के सर पे दिया, बुक्कल पे ऐसे लगा के ढक दिया, और पांव में माथा टेक के वो कहता है कि आपको बानो जी हरि सिंह नलुए जैसा बेटा चाहिए था, आज के बाद आप मेरी मां हुई और हरि सिंह नलुआ आपका बेटा होगा। ये किरदार, ये कैरेक्टर, ये वहीं से आए हैं जिन गुरुओं की हम बात करते हैं। एंड आई फील वेरी प्राउड टॉकिंग, क्योंकि आपने पंजाबी की बात करी थी। बानो ने जब ये सुना तो उसने हरि सिंह नलुआ को उठाया और वो रो रही थी, और उसने कहा मैं सिक्की में पैदा तो नहीं हुई, पर आज मैं ऐसे सिख की, ऐसे जर्नैल की मां बन के अपने का फख्र महसूस करती हूँ। और वो वहां से भागी। अंधेरी चली, लिखने वाले लिखते हैं, बिजली कड़की, और वो एक टिल्ला है जहाँ पे उसकी कब्र आज बनी हुई है, आज भी अफगानिस्तान के बॉर्डर में। और वहां पे उसने खड़े होके 10वें पातशाह को, गुरु गोविंद सिंह जी को कहा कि मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहती हूँ ऐ गुरु, और मैं देखना चाहती हूँ कि जिसके खालसा, जिसके सिख ऐसे हैं, वो गुरु कैसा हो। ये बात मैंने इसलिए आपको सुनाई है। ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं। जनरल जोरावर सिंह तिब्बत में जो थे, आज भी वहां पे गर्भवती जो बेटी जाती है, वो जाके कहती है कि मेरे घर में बेटा पैदा हो तो वो जनरल जोरावर सिंह तेरे जैसा बेटा पैदा हो। उसका जो मांस था काट काट के जो मरा, तो बहुत महंगा बिका, लोगों ने अपने घर में रखा और डब्बी में बंद रखा। वो कहते मांस क्यों रखा है, कहते हमारे घर में शेर पैदा हो। दिस इज व्हाट पंजाबियत इज एक्चुअली, बेसिकली जो गुरमुखी की हम बात कैरी करना, तो जो आप बात कर रहे थे उसको कैरी करना बहुत जरूरी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि आपके, मैंने मुखातबन से ये सुना कि हम जब भी कोई बात होती है तो पंजाबी पिक्चर लगाते हैं ताकि हमारा सारा परिवार बैठ के। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड वाली बात है। आई एम टेकिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम नाउ ऑन ऑल ऑफ अस कि आपने जो बात कही, मैं बहुत सारे जहां भी बैठूंगा आपकी बात चलेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल, और ये यकीन की बात है। और इसीलिए हमें इस फिल्म का भी बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म कब आएगी, तो आप बता दीजिए जनरल सिंह जी कि कब आ रही है और क्यों देखने जाएं ये फिल्म, आप बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੀ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਅਣਖ ਮਰੇ ਤੇ ਕੌਮ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਖਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਾਧਿਅਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ है, ज़रूर देख के आयो। बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। मैंने पंजाबी सिनेमा के लिए 2-4 लाइनें लिख, अगर कहूँ तो सुना दो। बड़ी, अगर मेरा बड़ा दिल कर रहा है तो पंजाबी सिनेमा, पंजाबी एक्टर्स, पंजाबी मेकर्स और पंजाबियत और गुरमुखी के लिए एक बात है कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, इसी रोज और शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे जमीन और मकान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।